हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है रिटायर्ड आदमी के परिवार को भविष्य की चिंता। सुनो, दीदी का फोन आया था। पति को चाय का प्याला पकड़ाते हुए प्रतिभा ने सूचना दी। क्या कह रही थी? कोई खास बात? आलोक ने अपनी दृष्टि प्रतिभा के चेहरे पर गड़ा दी। कुछ नहीं, यूं ही परेशान थी बेचारी। अब देखो ना, 5 वर्ष रह गए हैं जीजा जी को रिटायर होने में। अब तक ना कोई मकान खरीदा है, ना ही प्लॉट लिया। अपने आप को वैसे तो जीजा जी बुद्धिमान समझते हैं, पर देखो तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है उन्होंने। कहते हुए प्रतिभा ने ठंडी सांस भरी। 5 साल कहाँ होंगे उनकी सेवानिवृत्ति में? 3 वर्ष बचे होंगे, वो तो मुझसे भी बड़े हैं। 4 वर्ष बाद तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। आलोक की बात सुनकर प्रतिभा जैसे हैरान रह गई। पति के कथन पर विश्वास नहीं हुआ था उसे। हड़बड़ाकर पूछा, सच कह रहे हो? 4 वर्ष बाद रिटायर हो जाओगे? हाँ भाई, ठीक 4 साल बाद। आलोक निश्चिंत होकर चाय पीते रहे और प्रतिभा को तो जैसे सांप सूंघ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 वर्ष बाद आलोक घर में होंगे? आलोक जैसा चुस्त व्यक्ति निष्क्रिय घर पर बैठ कैसे सकता है? इतनी व्यस्त दिनचर्या के बाद एकाएक जब इंसान के पास कुछ भी करने को नहीं रह जाता तो वो कुंठाग्रस्त हो जाता है। कुंठा तनाव को जन्म देगी और तनाव क्रोध को। फिर क्या होगा? आलोक को वहीं छोड़कर वो अनमनी सी रसोई की ओर चल दी। आया खाना पका रही थी। उसका पति रामदीन चटनी पीस रहा था। हमेशा प्रतिभा आया को बीच बीच में निर्देश देती रहती थी, पर अब वो चुपचाप उन्हें काम करते देखती रही। कुछ भी कहने को जी नहीं किया। सोचने लगी, वैसे भी 4 साल बाद ये बंगला कहाँ होगा? जब बंगला नहीं होगा तो नौकरों के क्वार्टर और गैरेज भी नहीं होंगे। फिर ये नौकर आया भी कहाँ? अब तो धीरे धीरे उसे हर नई परिस्थिति को झेलने के लिए अभ्यस्त होते जाना चाहिए। आलोक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। खासी आय भी थी उनकी। सरकार की तरफ से इंडिया गेट के पास ही उन्हें ये घर रहने के लिए मिला हुआ था। दोनों बेटे विशाल और कपिल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। इतने बड़े घर में अकेले बैठे बैठे प्रतिभा बोर हो जाती थी। काम करने के लिए आया और उसका पति था ही। यहाँ आसपास के सभी अफसर नौकरों को क्वार्टर किराए पर दे देते थे। वो लोग बड़ी ही तल्लीनता से साहब लोगों का काम कर देते थे और अफसरों की बीवियां क्लबों और किट्टी पार्टियों में अपना समय बिताती थी। यही दिनचर्या प्रतिभा की भी थी। इतने बड़े बगीचे में उसने सब्जियां और फूल भी लगवा दिए थे। कभी कभार सरकारी माली आकर पौधों की देखभाल कर जाता। निगरानी के लिए रामदीन तो था ही। कुल मिलाकर बड़ी खुशगवार जिंदगी थी। रात का खाना मेज पर सजा हुआ था। आलोक टीवी पर अंग्रेजी फिल्म देख रहे थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद वो हंस भी पड़ते थे। शायद कोई हास्य फिल्म थी। प्रतिभा एकटक पति का चेहरा निहार रही थी। कैसा विचित्र स्वभाव पाया है इन्होंने। कोई और होता तो हर समय तनावग्रस्त रहता। 4 वर्ष तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। दिन बीतते क्या पता चलता है। फिर क्या करेंगे ये? भविष्य के बारे में कोई योजना भी बनाई है या यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठने का इरादा है? वैसे जिस पद पर ये हैं और जो अनुभव इनके पास है, उससे तो रिटायर होने के बाद काम मिल ही जाना चाहिए। लेकिन एक पुछल्ले के समान रिटायर शब्द तो जुड़ ही जाता है ना इंसान के साथ। प्रतिभा, खाना ठंडा हो रहा है, आओ भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है। आलोक ने पुकारा तो जैसे वो चौंक उठी, लेकिन उसे तो भूख महसूस ही नहीं हो रही थी। पति को खाना परोसकर वो सोफे पर अधलेटी सी हो गई। एक बार फिर विचारों की दुनिया में उतर गई। दीदी का तो मकान ही नहीं बना है, कम से कम बच्चे तो व्यवस्थित हो चुके हैं। बिटिया नेहा का पिछले वर्ष ब्याह कर दिया था उन्होंने। बेटा डॉक्टर बन गया है। पिता सेवारत हों तो ब्याह का समारोह भी कितना भव्य होता है। जीजा जी उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता हैं। लाखों का दहेज दिया था बिटिया को। किसी ठेकेदार ने फर्नीचर उपहार स्वरूप भिजवा दिया था तो किसी ने पंडाल और हलवाई का खर्चा अपने जिम्मे ले लिया था। दीदी 5 तोले का नेकलेस पहने कैसी ऐठी सी घूम रही थी। इसी वर्ष आलोक के सहयोगी निदेशक ने भी तो 5 सितारा होटल में बेटे का ब्याह किया था। उनके पद के अनुसार लोग भी आए थे।
उपहारों के ढेर देखकर तो सब अचंभित ही रह गए थे। अब मकान नहीं है दीदी का तो क्या हुआ, पैसा तो है, कुछ समय तक किराए के मकान में रहकर अपना मकान खरीद लेंगे। पर हमारे तो बच्चे ही अभी मझदार में हैं। बड़ा बेटा अभी इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में है और छोटा, वो तो मात्र इसी वर्ष कॉलेज में पहुंचा है। कितने आराम से रह रहे हैं सब। जितना मांगा जो मांगा पिता बिना कुछ पूछे ही दे देते हैं। चलो मान भी लें कि अगले वर्ष तक कपिल इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन विशाल, उसको तो 3 वर्ष और वहाँ रहना है। अवकाश प्राप्ति के बाद क्या वो पिता से अधिकार जताकर पैसे मांग सकेंगे? शायद नहीं। मैंने तो कल्पना के मोतियों को पिरोकर स्वप्निल संसार सजाया था। दोनों बेटों के पास अपनी अपनी गाड़ियां होंगी। पति दफ्तर की गाड़ी में चले जाएंगे तो भी उसकी अपनी गाड़ी गैरेज में होगी। ससुर काम पर जाते हों तो सास का भी खासा रुतबा रहता है। एक बार बेटों ने कमाना शुरू कर दिया तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती जाएगी। हम बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बच्चे हम पर निर्भर नहीं रहेंगे। वैसे भी ससुर का घर पर रहना बहुओं को कहाँ भाता है। सहसा उसे लगा जैसे उसने कोई रंगीन सपना देखा था। ताश के पत्तों से बना महल पति के एक कथन से ही धराशायी हो गया था। आलोक न जाने कितनी देर से नींद के आगोश में कैद हो चुके थे, पर प्रतिभा, उसकी आंखों में तो नींद कहाँ थी। सोचने लगी, कैसी मीठी नींद सो रहे हैं, क्यों न सोएं। वो तो मानसिक रूप से तैयार होंगे इस स्थिति के लिए। दफ्तर में न जाने कितने लोगों को रिटायर होते देखते होंगे। कई बार विदाई समारोह में भी भाग लिया होगा। इनके लिए विचलित होने जैसी तो कोई बात नहीं। किंतु बुरा समाचार सुनाया आज आलोक ने। दूसरे दिन सुबह पति के जागने से पहले ही वो उठ गई थी। वैसे जब तक आया उठती वो दोनों सुबह की सैर से लौट चुके होते थे। प्रतिभा को चाय की ट्रे लाते हुए आलोक ने देखा तो वो चौंक उठे। पूछा, आज आया नहीं आई, तुम क्यों चाय बना कर ले आई? यूं ही, घर के काम की आदत पड़नी चाहिए। तुम्हारी सुबह की सैर का क्या होगा? उन्होंने शरारत से पूछा, पर वो बात को टाल गई। लेकिन सोचने लगी कि अब सब काम करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे ही तो आदत पड़ेगी। सोचने को सोच तो गई, पर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। निढाल सी कुर्सी पर बैठ गई थी। न जाने आलोक कब तैयार हुए, कब नाश्ता खाया और कब दफ्तर के लिए चल पड़े, उसे पता ही नहीं चला। वो तो उनकी आवाज़ सुनकर चौंकी थी। वो कह रहे थे, प्रतिभा, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? जाना हो तो गाड़ी भिजवा दूं। गयादीन ड्राइवर सफ़ेद वर्दी पहने साहब का ब्रीफकेस हाथ में पकड़े हुए था। प्रतिभा ने सोचा, आलोक अपना ब्रीफकेस खुद क्यों नहीं पकड़ लेते और गाड़ी के लिए क्यों पूछ रहे हैं? उसे क्या पैदल चलना नहीं आता? वैसे भी बसें तो सड़कों पर रेंगती ही हैं। लगा तनाव से उसके माथे की नसें फट जाएंगी। प्रत्यक्ष में उसने 2 टूक सा उत्तर दिया, कहीं नहीं जाना है। जाना चाहो तो फ़ोन कर देना, गाड़ी भिजवा दूंगा। उसने गर्दन हिला दी। आलोक चले गए तो लगा कुछ काम निपटा दें। आलू छीलने बैठी तो रक्त की धारा बह निकली। कितने वर्षों से सब्जी काटी कहाँ थी। दर्द के मारे चीख निकल पड़ी। माँ की आवाज़ सुनकर बड़ा बेटा कपिल दौड़ा हुआ आया। वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। चौंक कर बोला, आप क्यों सब्जी काट रही थी माँ? आया कहाँ है? आया यहीं है। अब कुछ समय बाद सब काम करना ही पड़ेगा। सोचा अभी से थोड़ी थोड़ी आदत डाल लेनी चाहिए। वो बोली, क्या मतलब? 4 वर्ष बाद तुम्हारे पिता रिटायर हो जाएंगे। प्रतिभा को लगा मन का बोझ बेटे के साथ बांट ले। बेटों की शिक्षा से लेकर नौकरी तक और उनके विवाह के जो भी सपने उसने संजोए थे, बेटे को ज्यों के त्यों बता दिए। उसे लगा बेटा कुछ तो सहानुभूति दिखाएगा, पर वहाँ तो प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि बेटे को ही संभाल पाना मुश्किल हो गया था। रुआंसा सा कपिल माँ पर ही झल्लाने लगा। तुम्हें हमारे विवाह की चिंता हो रही है, पर ये तो सोचो कि हमारे भविष्य का क्या होगा। पिताजी तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले किसी न किसी सदस्य को जानते ही होंगे। बिना सिफारिश के अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है माँ। कपिल घर से बाहर चला गया। बात 100% सही भी थी। वो सोचने लगी, आलोक मिलनसार व्यक्ति हैं। इस पद पर उनके संबंध भी काफ़ी बने हुए हैं। न जाने कितने लोगों ने उनके माध्यम से अच्छे पदों को पाया होगा।
आज अपने बच्चों का समय आया तो कौन पूछेगा। उसे रह रहकर खुद पर भी क्रोध आने लगा था। जीवन के इस कड़वे सच की ओर उसका ध्यान क्यों नहीं गया। शाम को दफ्तर से आलोक हंसते हुए आए, चाय पी और टेनिस खेलने चले गए। उसने तो 2 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खाया था। ऐसा लग रहा था जैसे गश खाकर गिर पड़ेगी। पति बाहर गए, बेटा दोस्तों के पास चला गया तो पुराने एल्बम निकालकर देखने लगी। गोल मटोल थुलथुल से प्यारे बच्चे अब जवान हो गए थे। पिछले वर्ष का एक फोटो उसके हाथ लग गया। नज़र आलोक के चेहरे पर अटक कर रह गई। सुंदर, सजीले, चुस्त दुरुस्त, कहीं भी उम्र की परतों का प्रभाव नहीं था। अचानक उसकी कल्पना में जर कमज़ोर से आलोक दिखाई दिए। उन पर क्रोध सा आ गया। क्या ज़रूरत थी इतनी देर में ब्याह करने की। ब्याह देर से किया तो बच्चे भी देर से हुए। अब भुगतें, खुद भी और हमें भी दुखी करें। कितना बुद्धिमान समझते हैं खुद को। हर काम योजनाबद्ध तरीके से करने का बखान करते हैं और अपना ही जीवन ढंग से नहीं जी पाए। अपनी ममेरी, फुफेरी, चचेरी बहनें एक एक कर याद आ गई थी। वो सब दादी नानी बन चुकी हैं और उनके पति अभी तक कार्यरत हैं। और एक वो है जो खाने की मेज़ पर प्रतिभा गुमसुम बैठी थी। अचानक आलोक का ध्यान उसके चेहरे की तरफ चला गया। उन्होंने पूछा, क्या सोच रही हो प्रतिभा? कुछ नहीं, सोच रही हूँ 4 साल बाद क्या होगा। वो मायूस थी। क्या होगा? तभी आलोक का ध्यान 3 दिन पहले कही बात की तरफ चला गया। सोचने लगा, तो क्या प्रतिभा इसीलिए गंभीर है? उसकी उदास आंखें दिल का हाल कह रही थी। आलोक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, प्रतिभा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। मेरी जन्मतिथि कैसे भूल गई? तुम ये भी नहीं जानती हो कि सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? हाँ, हिसाब से तो तुम्हारी सेवानिवृत्ति में अभी 7 वर्ष बाकी हैं। फिर तुमने? मैंने मजाक किया था, प्रतिभा की बात काटते हुए आलोक बोले। प्रतिभा, एक बात कहूँ, जीवन में कुछ सत्य इतने कड़वे होते हैं कि उन पर विचार नहीं किया जा सकता, पर वो सनातन सत्य होते हैं। जैसे सूरज का उदय और अस्त होना, जवानी के साथ साथ बुढ़ापा, जन्म के बाद मृत्यु। सेवानिवृत्ति तो एक छोटी सी बात है। कल को मैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊं या दिल का दौरा पड़ जाए तो क्या जियोगे नहीं तुम सब? सपने हमेशा यथार्थ के धरातल पर सजाने चाहिए, नहीं तो वो पानी के बुलबुले के समान मिट जाते हैं। सही इंसान वही है जो अपनी योग्यता से आगे बढ़े और जीवन की परिस्थितियों में खुद को ढाल ले। वातावरण शांत हो गया था। सब जीवन के सच को जान चुके थे। तभी आलोक हंस दिए। 10-12 वर्ष बाद की चिंता में अभी से भोजन करना क्यों छोड़ रहे हो? भाई, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। घर का भोजन वातावरण खुशनुमा हो गया था। सभी खिलखिला रहे थे। प्रतिभा भी अब शांत थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।